अगस्त 2018 की रात करीब 8:30 बजे एक युवती बदहास्ती थाना सिकंदरा पहुंची। उसने थानाध्यक्ष अजय कौशल से कहा, सर जल्दी चलिए, वो लोग उसे कार में कहीं ले गए हैं और उसे मार डालेंगे। युवती थाना इंचार्ज को समझा नहीं पा रही थी कि कौन किसे मार डालेगा। अजय कौशल ने संतरी को पानी लाने के लिए कहा। युवती ने पानी पी लिया तो अजय कौशल ने पूछा, हाँ अब बताओ क्या बात है। इसके बाद युवती ने जो कुछ बताया उसे सुनकर थाना प्रभारी के होश उड़ गए। दोस्तों, यह एक रोमांचक कहानी है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अवैध रिश्ते पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी और रहस्य रोमांच से भरी हुई है। दोस्तों, उसके साथ साथ आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, मौत कभी कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह चुपके से आ जाती है और चील की तरह झपट्टा मारकर किसी को भी साथ ले जाती है। ऐसा नहीं है कि मौत आने से पहले दस्तक नहीं देती है। असल में मौत दस्तक तो देती है, पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कोई नहीं जानता कि वक्त कब करवट लेगा और खुशियां गम में बदल जाएंगी। ऐसा ही कुछ राजीव के साथ भी हुआ था। सरिता और राजीव ने भले ही एक दूसरे से प्यार किया था, लेकिन अलग अलग शादी में बंधने के बाद उन्हें प्यार को अपना भुला देना चाहिए था। बेमाने हुए प्यार का कमोबेश यही नतीजा होता है जो मैं आपको आगे कहानी में बताने वाला हूं। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक गांव है अटूस। राजन अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसका गांव में ही दूध का व्यवसाय था। वह बाहर से दूध खरीदता ही था। उसकी अपनी भी कई दुधारू भैंसें थीं। राजन गांव का खाता पीता व्यक्ति था। वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था। उसका बड़ा बेटा पढ़ाई में काफी तेज था, इसलिए परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी। दोस्तों, जानते हैं कि यदि कोई बच्चा घर में पढ़ने वाला होता है, अच्छा पढ़ाई करने वाला होता है, तो उसके माता पिता उससे बहुत उम्मीद करते हैं। उसका पिता किसी तरह से राजन जो है भैंस गाय का बिजनेस करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि हमारा बच्चा अच्छा करे और वह जो है हमारी गरीबी दूर करे और हमारा कुल का नाम रोशन करे। वैसा ही राजन भी सोचता था, तो वह काफी उम्मीद रखा था अपने बच्चे से। दूसरी तरफ राजन के घर से कुछ दूर पर एक रिटायर्ड फौजी रहते थे। उनका नाम था नरेंद्र। ठीक है, गांव के होने के वजह से दोनों परिवार के लोग आपस में आते जाते दुआ सलाम हो जाती थी, पर ज्यादा नजदीकियां नहीं थी। दोनों परिवारों के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों की तरह साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। वक्त के साथ साथ फौजी नरेंद्र की बेटी सरिता जवान हुई तो माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह लड़की है और लड़की को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यानी कि उसका पिता और माँ बाप ने सरिता, जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको समझाते हैं कि आप मर्यादा में रहिए, लड़की की मर्यादा होती है, उस हिसाब से आप रहिए। दरअसल फौजी की बेटी सरिता और राजन का बेटा राजीव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आए दिन होने वाली मुलाकातों की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और उन्हें लगने लगा उनके मन में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं विकसित होने लगी। दोनों बीए में पढ़ रहे थे। एक दिन सरिता जब आगरा जाने के लिए सड़क पर किसी वाहन का इंतजार कर रही थी तो राजीव अपनी बुलेट पर वहां आ गया। वह बाइक रोककर सरिता से बोला, आओ बैठो। फिर सरिता कहती है, नहीं तुम जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। जवाब देती है सरिता इस तरह की। फिर राजीव कहता है, छोड़ो यार, ये क्या बात हुई, मैं भी तो कॉलेज ही जा रहा हूं। कहते हुए राजीव बेतकल्लुफ हो गया और सरिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, बैठो। सरिता उसके साथ बुलेट पर बैठ गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों के परिवार, चूंकि घर दोनों का आसपास में था, तो यह कोई उनके लिए बहुत ही अलग तरह की बात नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। वह जो है सरिता जो है उसके कहने पे उसके साथ बुलेट में बैठ जाती है। दोनों हम उम्र भी रहते हैं। उसके लिए यह एक नया अनुभव था। फिर भी वह यह सोचकर डरी हुई थी, किसी ने देख लिया तो घर खबर पहुंच जाएगी। सरिता इसी सोच में डूबी थी कि राजीव ने कॉफी शॉप के सामने बाइक रोक दिया।
बाइक क्यों रोक दी? कॉलेज चलने का इरादा नहीं है क्या? सरिता ने कहा। कॉलेज भी चलेंगे, पहले एक एक कप कॉफी पी लेते हैं, कहते हुए सरिता को कॉफी शॉप में राजीव ले जाता है। कॉफी पीने के दौरान दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। सरिता जहां डरी हुई थी, वहीं राजीव उससे वह सब कहना चाहता था जो काफी दिनों से उसके दिल में था। अचानक उसने सरिता का हाथ पकड़ा तो वह कांप उठी। उसने गहरी नजरों से राजीव को देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। राजीव थोड़ा गंभीर होकर बोला, सरिता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, तुम्हें हर वक्त आंखों के सामने रखना चाहता हूं। सरिता खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हारी सामत आने वाली है। जानते नहीं हो, मेरे पिताजी एक फौजी हैं, उन्हें पता चला तो? जानता हूं, उन्हें छोड़ो, तुम्हें तो पता चल गया ना, तुम बताओ क्या करने वाली हो? राजीव सरिता से कहता है, मैं क्या करूंगी, तुम तो जानते हो कि लड़कियां अपने दिल की बात आसानी से नहीं कह पाती। कहते हुए सरिता मुस्कुराई तो राजीव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए था, तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है या नहीं? सरिता को राजीव अच्छा लगता था। उसने असहज भाव से ही राजीव की मोहब्बत को कबूल कर लिया। उस दिन के बाद तो जैसे दोनों की दुनिया ही बदल गई। नया नया प्यार होता है तो लोगों को तरह तरह की ख्वाबें आती है, उसी तरह से दोनों की ख्वाबें आने लगी थी। दोस्तों, एक दिन सरिता और राजीव ताजमहल देखने के लिए आगरा गए, जहां उन्हें देर तक पास पास बैठने का मौका मिला। उस दिन दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें किए। उस दिन के बाद धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों समाज की नजरों से छिपकर मिलने लगे। साथ साथ जीने मरने की कसमें खाकर दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों शादी करेंगे और अलग अलग दुनिया बसाएंगे। हालांकि सरिता जानती थी कि उसका फौजी पिता किसी भी सूरत में उनकी मोहब्बत को मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा, लेकिन सरिता और राजीव ने तय कर लिया था कि जमाना चाहे लाख विरोध करे, लेकिन वे अपनी मोहब्बत के रास्ते पर चलकर अपने परिजनों को यह मानने के लिए मजबूर कर देंगे कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह प्रेमी युगल की सोच थी, लेकिन मोहब्बत की इस राह पर कितने कांटे थे। उनके लिए मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। सरिता के पिता के भाई गांव के पूर्व प्रधान थे, इस नाते इस परिवार का इलाके में काफी दबदबा था, लेकिन उन दोनों की आस्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनका मिलना जुलना चलता रहा। एक दिन किसी ने नरेंद्र यानी कि सरिता के पिता को बताया कि उसकी बेटी को राजन के बेटे से बातचीत करते देखा गया है। यह सुनते ही नरेंद्र का खून गर्म हो गया। वह गुस्से में घर पहुंचा और अपनी पत्नी सरोज से अनमोल के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। पत्नी ने बताया कि सरिता अभी कॉलेज से नहीं लौटी है। पता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाने का बहाना करके क्या गुल खिला रही है? नरेंद्र ने सरोज से कहा तो वह बोली, क्या बात है, सरिता ने कुछ किया है क्या? वह तो सीधी साधी लड़की है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। जानता हूं, पर आज पता चला है कि वह राजन के बेटे से दोस्ती बढ़ाए हुए है। जानता हूं कॉलेज में बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन सोचो बात इससे आगे बढ़ गई तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, तुम चाय पियो, वह आती है ही होगी, पूछ लेना, कहकर सरोज ने चाय का प्याला नरेंद्र के आगे रख दिया। थोड़ी देर में सरिता आ गई। पिता को देखकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो नरेंद्र ने टोका, कहां से आ रही हो? सरिता कहती है, कॉलेज से। ये राजीव कौन है? नरेंद्र ने पूछा तो सरिता चौंकाने वाले अंदाज में बोली, कौन राजीव? सरिता ने कहा, पापा कॉलेज में तो कई लड़के पढ़ते हैं, मुझे हर किसी का नाम थोड़े ही न पता है। नरेंद्र समझ गया कि लड़की उतनी भी सीधी नहीं है जितना उसे समझा जाता है। लड़की पर ध्यान देना जरूरी है। अपने कमरे में जाकर सरिता ने किताबें मेज पर पटकी और सोचने लगी कि जरूर पिता को शक हो गया है, अब सतर्क रहना होगा। वह काफी तनाव में। सरिता जानती थी कि जाति एक होने के बावजूद उसके माँ बाप राजीव को कभी नहीं अपनाएंगे। वजह यह था कि हैसियत में उसका परिवार राजीव के परिवार के मुकाबले काफी संपन्न था। देर रात फोन करके उसने यह बात राजीव को बता दी। राजीव ने कहा, ठीक है, आगे क्या करना है देखेंगे। दूसरी ओर नरेंद्र निश्चिंत नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसे पता चल गया कि लड़की गलत राह पर जा रही है। इसी के मद्देनजर उसने सरोज से कहा, सरिता अब घर पे रहकर ही पढ़ाई किया करेगी, इम्तिहान आएंगे तो देखेंगे क्या करना है। सरिता ने पिता की बात का विरोध करते हुए कहा, लेकिन मैंने क्या किया है पापा? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने क्या किया है।
इससे पहले कि तुम समाज में हमारा सिर नीचा करो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र अपने सिर का बोझ उतार पाता, सरिता और राजीव ने घर से भागकर अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। एक दिन रात में जब सब ही सो रहे थे, सरिता ने घर छोड़ दिया और राजीव के साथ चली गई। सुबह घर वालों ने देखा तो सन्न रह गए। बाहर वाला दरवाजा खुला था और सरिता घर से लापता थी। इसके बाद तमाम जगहों पर फोन किए गए, लेकिन सरिता का कहीं पता नहीं चला। कोई रास्ता न देख नरेंद्र अपने घर वालों के साथ राजीव के पिता राजन से मिलने गया। उनकी बात सुनकर राजन हैरान रह गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। राजन ने विश्वास दिलाया कि वह उनकी बेटी को सही सलामत वापस लाएगा। राजन जानता था कि बेटे की यह हरकत उसके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। उसने अपनी रिश्तेदारियों में फोन मिलाए तो पता चला कि राजीव और सरिता उसके एक करीबी रिश्तेदार के घर पे मौजूद हैं। उसने अपने उस रिश्तेदार को सारी बात बताकर कहा कि वह तुरंत दोनों को साथ लेकर अटूस आ जाए, यानी कि उसके गांव पे आ जाए। ऐसा ही हुआ। सरिता अपने माँ बाप के घर आ गई। वह समझ गई थी राजीव के साथ अपनी दुनिया बसाने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। अब उस पर बंसे भी बढ़ गई। साथ ही नरेंद्र सरिता के लिए लड़का भी तलाशने लगा। आखिर एक रिश्ता मिल ही गया। सरिता का रिश्ता गाजियाबाद के भोपुरा निवासी नेत्रपाल से तय कर दिया गया। नेत्रपाल एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। 4 साल पहले सरिता की शादी नेत्रपाल के साथ हो गई। वो रोती बिलखती खाक हुए अपने प्यार के सपनों की राख समेटे ससुराल चली गई। माँ बाप ने सोचा कि चलो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन यह उनकी भूल थी। 3 साल के प्रेम संबंधों को भला प्रेमी प्रेम का कैसे भूल सकते थे। समाज ने उन्हें जबरन अलग किया था। सीधी सादी दिखने वाली सरिता अब विद्रोही हो गई थी। ससुराल में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपनी स्थिति एक कैदी जैसी लगती थी। मौका पाकर वह राजीव से फोन पर बात कर लिया करती थी। अपने काम में व्यस्त रहने वाला नेत्रपाल इन सब से बेखबर था। इसी बीच सरिता गर्भवती हो गई, लेकिन वह अपने पति के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक दिन नेत्रपाल से कहा अभी वह बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है। पत्नी बच्चे को जन्म देने की इच्छुक नहीं थी। न चाहते हुए नेत्रपाल मान उसने अपनी पत्नी का गर्भपात करा दिया। सरिता की शादी के बाद घर वालों के दबाव में राजीव भी एक अन्य लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। उसकी शादी वंदना नाम की एक लड़की से हो गई। वंदना को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था और उसे लेकर भाग भी गया था। वह खामोशी के साथ पत्नी धर्म को निभाती रही। बाद में वह एक बच्चे की मां भी बनी। इसी बीच कंपनी ने नेत्रपाल को आगरा क्षेत्र का काम सौंप दिया। नेत्रपाल ने थाना सिकंदरा क्षेत्र की कॉलोनी शास्त्रीपुरम में किराए का मकान ले लिया और वहीं रहते दवा कंपनी का काम करने लगा। वह सुबह घर से निकलता और शाम को ही लौटता था। अपनी पत्नी के प्यार से वह बेखबर था। उसे नहीं मालूम था कि पत्नी शादी से पहले किसी से प्यार करती थी। शादी के बाद सरिता जब तक पति के साथ मायके आती और उसके साथ ही वापस चली जाती। राजीव से मिलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब शास्त्रीपुरम में पति के काम पर चले जाने के बाद वह घर में अकेली रह जाती थी। उसका अकेलापन एक ऐसे गुनाह को जन्म देगा जिसमें पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, यह सरिता नहीं समझ पाई। उसने आगरा आ जाने की खबर अपने प्रेमी राजीव को फोन पर दे दी और अपना पता भी बता दिया। उसने राजीव से मिलने की इच्छा व्यक्त की। प्रेमिका के आमंत्रण ने राजीव को जोश में भर दिया। वह भूल गया कि उसकी शादी भी हो चुकी है और वह एक बच्ची का पिता भी है। उसने तय कर लिया कि वह अपनी प्रेमिका से जरूर मिलेगा। नरेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी फिर से कोई गुल खिलाने वाली है। बेटा जूनियर डॉक्टर था और बेटी की उसने एक अच्छे परिवार में शादी कर दी थी, जबकि सरिता इसी सब का फायदा उठाना चाहती थी। एक दिन दोपहर को राजीव सरिता के पास जा पहुंचा। लंबे अलगाव के बाद सरिता राजीव के आगोश में सिमट गई। राजीव ने सरिता को समझाने की कोशिश की कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह एक जिम्मेदार पिता और पति बनना चाहता है। उसने यह बात कही जरूर, लेकिन चाहता तो वह भी यही था जो सरिता चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों समाज की आंखों में धूल झोंक कर एक ऐसे रिश्ते को निभाने लगे जिसके कुछ मायने ही नहीं होते हैं। सरिता और राजीव जिस रास्ते पर चल पड़े थे वह फिसलन भरा था, जो धीरे धीरे दलदल बन गया। ऐसा दलदल जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं असंभव था।
सरिता का दिल दिमाग बेकाबू था। वह चाहती थी वह नेत्रपाल के साथ वैवाहिक बंधन से मुक्त होकर एक बार फिर आजाद जिंदगी जिए और राजीव के साथ अपनी दुनिया बसाए। यह अलग बात थी कि राजीव के पास अपनी निजी आय का कोई साधन नहीं था और न ही वह अपनी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता था। राजीव जानता था कि वह अपनी बेटी और पत्नी का गुनाहगार है, लेकिन यह नहीं जानता था कि यह गुनाह उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। तारीख थी 18 अगस्त 2018 की रात। करीब 8:30 बजे एक युवती बदहास थी थाना सिकंदरा पहुंची। उसने थाना प्रभारी अजय कौशल से कहा, सर जल्दी चलिए, वे लोग उसे कार में कहीं ले गए हैं और उसे मार डालेंगे। युवती थाना इंचार्ज को समझा नहीं पा रही थी कि कौन किसे मार डालेगा। अजय कौशल ने संतरी को पानी लाने के लिए कहा। युवती ने पानी पी लिया तो अजय कौशल ने पूछा, हाँ अब बताओ क्या बात है। इसके बाद युवती ने जो कुछ बताया उसे सुनकर थाना प्रभारी के होश उड़ गए। उन्होंने ड्राइवर से तुरंत गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। पुलिस टीम के साथ उस युवती को लेकर शास्त्रीपुरम पहुंचे। तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। इलाके में गहरा सन्नाटा था। आसपास के मकानों के दरवाजे बंद थे। सरिता ने दरवाजा खोला तो अजय कौशल ने अंदर जाकर देखा। कमरे का फर्श गीला था। सरिता ने बताया कि फर्श का खून उसी ने साफ किया है। अब तक वह सामान्य हो चुकी थी। उसने थाना प्रभारी को पूरी कहानी सुनाई। फिर कॉलेज के समय से वह राजीव से प्यार करती थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन समाज के आगे उन दोनों की एक नहीं चली। राजीव की भी शादी हो चुकी थी। दोनों का मिलना जुलना मुश्किल हो गया था। पर जब नेत्रपाल का तबादला आगरा हो गया तो हमने शास्त्रीपुरम में किराए का मकान ले लिया। यहाँ आकर राजीव से मिलने का रास्ता भी साफ हो गया था। जब भी मौका मिलता हम मिल लेते थे। नेत्रपाल दोपहर में कम ही आता था। जब उसे आना होता था वह फोन करता था। सरिता ने पूरी बात थानाध्यक्ष को सारी बातें बता दी। आगे की पूछताछ में जो बातें पता चली उनके अनुसार 19 अगस्त 2018 को सरिता ने राजीव के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वह आ जाए। राजीव अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। नौकरी के लिए उसने कई फॉर्म भी भरे थे। वह दोपहर को घर से यह कहकर निकला कि फॉर्म भरने आगरा जा रहा है, लेकिन वह गया तो वापस नहीं लौटा। उसके घर वाले परेशान थे। बहरहाल सरिता ने पुलिस को पूरी बात बता दी। उसी के आधार पर पुलिस ने छानबीन की। हालांकि सरिता के अनुसार उसने फर्श से खून साफ कर दिया था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे। पुलिस की क्राइम टीम ने उन धब्बों को उठा लिया। सरिता ने आगे जो बताया उसके अनुसार क्राइम की तस्वीर कुछ इस तरह बनी। सरिता ने राजीव को घर बुला लिया था। जब दोनों प्यार के क्षणों में डूबे थे तभी नेत्रपाल आ गया। दरअसल उसे पिछले कुछ दिनों से पत्नी पर शक हो गया था। पति को आया देख सरिता घबरा गई। उसने राजीव को स्टोर रूम में छिपा दिया। नेत्रपाल ने कई बार घंटी बजाई, लेकिन सरिता ने दरवाजा नहीं खोला। वह काफी घबराई हुई थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो नेत्रपाल ने पूछा, दरवाजा खोलने में देर क्यों हुई? मैं नहा रही थी, सरिता ने कहा। ऐसा लग तो नहीं रहा, नेत्रपाल ने कहा। तभी उसकी नजर स्टोर के अध खुले दरवाजे पर पड़ी तो उसका शक बढ़ गया। उसने स्टोर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से जोर लगाकर किसी ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। नेत्रपाल समझ गया कि उसका शक सही है। तभी सरिता ने कहा, उसे छोड़ दो प्लीज, उसे जाने दो, वह निर्दोष है। मैंने ही उसे बुलाया था। गुस्से में भरे नेत्रपाल ने अपने ससुर नरेंद्र को फोन पर सारी बात बताई। कुछ ही देर में नरेंद्र और उसका भाई का बेटा वहां पहुंच गए। इसके बाद राजीव को स्टोर से बाहर निकाला गया। तीनों सरिया और लोहे की रॉड से राजीव पर टूट पड़े। सरिता ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई से खूनो खून हुए राजीव को देखा तो उनके होश उड़ गए। वह बेहोश हो गया था। इस बीच सरिता को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसे यह पता नहीं था कि राजीव मर गया था या जिंदा था। 8 बजे के करीब तीनों ने जब राजीव को कमरे में डाला तब वह मर चुका था। अब उन्हें पुलिस का डर सताने लगा। कमरे का दरवाजा खोलकर सरिता को बाहर निकाला गया और उसे चुप रहने को कहा गया। फिर वे चले गए। सरिता ने कमरे से बाहर आकर खून सना फर्श साफ किया और थाना सिकंदरा पहुंच गई। उधर राजन और उसका बेटा शिशुपाल राजीव की तलाश कर रहे थे। दूसरी ओर पुलिस को राजीव की बुलेट मोटरसाइकिल पड़ोस के एक घर के सामने मिल गई। रात भर पुलिस तीनों को आगरा की सड़कों पर तलाशती रही। आखिर अगले दिन दोपहर को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर नेत्रपाल और नरेंद्र को दबोच लिया।
पुलिस ने राजन को भी घटना की सूचना दे दी। आरोपी ने बताया कि उन्होंने राजीव को मारा पीटा और बेहोशी की हालत में उसे जौपुरा के जंगल में फेंक आए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने राजीव का शव जौपुरा के जंगल से बरामद कर लिया। आरोपियों ने कत्ल में इस्तेमाल सरिया और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने तीसरे अभियुक्त सरिता के चचेरे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में तीनों को अदालत में पेश किया गया। उनके साथ सरिता को भी अदालत में पेश किया गया। उस पर सबूत नष्ट करने का आरोप था। इन सभी के खिलाफ राजन ने भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 364, 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया था। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया। अपने अपने जीवन साथियों से असंतुष्ट राजीव और सरिता ने विवाह के बाद भी टूटे सपनों को फिर से संजोने का प्रयास किया, जो गलत था। इसका नतीजा भी गलत ही निकला। इस चक्कर में कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको सजग करना है इस तरह के घटनाओं के प्रति। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जुर्म की कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।